हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 12 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 26 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार थम गया। 43 सीटों पर अब नहीं होगा प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार अब थम गया है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत 43 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार का समय खत्म हो गया है। इन सीटों पर मतदान 30 नवंबर को होगा और चुनाव प्रचार अब बंद रहेगा। इन 43 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें प्रमुख सीटें कोडरमा, जमशेदपुर पश्चिम, रांची, हटिया, डाल्टनगंज, खूंटी, चाईबासा, गुमला और सिसई शामिल हैं। इन सीटों में सभी राजनीतिक दल अब चुनाव प्रचार करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो चुका है। इन 43 सीटों में शामिल विधानसभा क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है: कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, जमशेदपुर पश्चिम, इचागढ़, रांची, जमशेदपुर पूर्वी, डाल्टनगंज, हटिया, पांकी, बहरागोड़ा, बिश्रामपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर, घाटशिला, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, मांडर, पोटका, सरायकेला, चाईबासा, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, मझगांव, जगन्नाथपुर, सिसई, लोहरदगा, मणिका, जुगसलाई, कांके, सिमरिया, चतरा, लातेहार और छतरपुर। अब चुनाव आयोग के आदेश के तहत इन सीटों पर प्रचार बंद हो गया है और सभी पार्टियां अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। मतदाता अब शांतिपूर्वक मतदान करेंगे और मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पहले चरण के मतदान के लिए इन सीटों पर चुनावी हलचल अब थम गई है और अब 30 नवंबर को इन सीटों पर मतदान होगा। नक्सल क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। गुमला, बिशुनपुर और सिसई विधानसभा क्षेत्रों के सुदूरवर्ती और संवेदनशील इलाकों में मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कुल 57 मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया है। इनमें से 24 मतदान केंद्रों पर स्थित क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिनमें 6 नक्सल प्रभावित इलाके शामिल हैं। यह कदम नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन क्षेत्रों में पहुंचने का अवसर पाकर कई मतदान कर्मी उत्साहित हैं। वहीं कुछ मतदान कर्मियों में इन इलाकों में ड्यूटी करने को लेकर भय का भी सामना किया जा रहा है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की है और हेलीकॉप्टर द्वारा मतदान कर्मियों को सुरक्षित रूप से भेजने की व्यवस्था की है। प्रशासन का उद्देश्य है कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न हो। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इस मौके पर उपस्थित होकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और मतदान कर्मियों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए और मतदान कर्मी और क्षेत्रीय लोग पूरी तरह सुरक्षित रहें। बीजेपी ने मेरे चुनावी प्रचार को रोका, मुझे सभा नहीं करने दिया जा रहा। कल्पना सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में महागठबंधन की नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने आरोप लगाया है कि उनका हेलीकॉप्टर घाटशिला में रोक दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कल्पना मुर्मू ने कहा कि उनकी चुनावी सभाएं लातेहार, तोरपा और जगन्नाथपुर में थीं, लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान उन्हें जानबूझकर परेशानी में डाला जा रहा है। कल्पना ने एक वीडियो पोस्ट में बताया कि वह इस समय घाटशिला में हैं और यहां चुनावी सभा कर रही थीं। उनके आगे के कार्यक्रमों में लातेहार, तोरपा और जगन्नाथपुर शामिल हैं,
लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें इन स्थानों पर चुनावी सभा करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, हमें परमिशन नहीं दी जा रही है ताकि हम चुनाव प्रचार कर सकें और जनता से संपर्क कर सकें। कल्पना ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर उनके चुनावी प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, एक तो ये समय से पहले चुनाव कराते हैं, फिर 5 चरणों के चुनाव को 2 चरणों में करवा रहे हैं, और अब जब प्रचार का आखिरी दिन है तो हमारे कार्यक्रमों को बाधित किया जा रहा है। आखिर में कल्पना मुर्मू ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, झारखंड में आपकी ये नीतियां अब नहीं चलने दी जाएंगी। इसका जवाब झारखंड की जनता देगी। महागठबंधन की सरकार को यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी सरकार बन रही है और इसे कोई नहीं रोक सकता, नाए रोके पार भी। शिबू सोरेन ने जामुमो का घोषणा पत्र जारी किया। नाम दिया अबुआ सरकार का अधिकार पत्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा पत्र पार्टी के सुप्रीमो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी। हेमंत सोरेन ने ट्विटर अब एक्स पर लिखा, आदरणीय दिशोम गुरु जामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने आगामी अबुआ सरकार का अधिकार पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में झामुमो ने राज्य के विकास, रोजगार, आदिवासी और मूलवासी अधिकारों, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों की बेहतरी के लिए कई प्रमुख योजनाओं और वादों का उल्लेख किया है। पार्टी ने इसे अबुआ सरकार का अधिकार पत्र बताते हुए जनता से इसे समर्थन देने की अपील की है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मिथुन चक्रवर्ती की जोरदार एंट्री, कोल्हान में किया जनसभाएं और रोड शो। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती 11 नवंबर को झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत जनसभाओं और रोड शो में हिस्सा लिया। यह दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने के कारण मिथुन की एंट्री को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती दोपहर 12 बजे बहरागोड़ा में नेताजी सुभाष शिशु उद्यान के पास स्थित मिडिल स्कूल मैदान मानुसमुनिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वह घाटशिला विधानसभा के सर्कस ग्राउंड दाहीगोड़ा में दोपहर 1:30 बजे से जनसभा को संबोधित किए। अंत में मिथुन चक्रवर्ती पोटका विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3:30 बजे से एक रोड शो किए, जिसमें वह पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाए और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश किए। मिथुन चक्रवर्ती का यह प्रचार अभियान कोल्हान क्षेत्र में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जहां अभिनेता की लोकप्रियता और उनका प्रभाव खासा मजबूत है। उनके इस दौरे से भाजपा को उम्मीद है कि वह आखिरी समय में अपने चुनावी अभियान को एक बड़ा संजीवनी दे पाएंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी को जीत हासिल करने की उम्मीद है। आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने चलाया जनसंपर्क अभियान, विकास करने का किया वादा। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आजसू पार्टी के प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने पाकुड़ जिले के नवीनगर पंचायत के बहिरग्राम और खोटापाड़ा गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया। इस दौरान अजहर इस्लाम ने लोगों से कहा कि उनके विधानसभा में जीतने के बाद हर घर में जल नल योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा और सड़क, नल नाली, साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में सुधार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उनके नेतृत्व में प्रत्येक परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और वे अपनी मेहनत से पाकुड़ क्षेत्र को नए विकास की दिशा में अग्रसर करेंगे। अजहर इस्लाम ने जनसभा में गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया और कहा कि वे विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद कर क्षेत्रवासियों के हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा, हमारे लिए हर घर, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हम उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनके जनसंपर्क अभियान में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया
और अजहर इस्लाम के नेतृत्व में अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। लोगों का कहना था कि उन्हें विश्वास है कि अजहर इस्लाम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और क्षेत्र के विकास में तेजी लाएंगे। पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन, सभी दलों के स्टार प्रचारकों की धुआंधार सभाएं। झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन 11 नवंबर को चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया। सोमवार को राज्य भर में भाजपा, झामुमो, कांग्रेस और राजद सहित अन्य दलों के नेताओं का तात्कालिक प्रचार अभियान चरम पर रहा, जिसे कॉरपोरेट बॉम्बिंग के नाम से जाना जाता है। विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं का जमावड़ा हुए और स्टार प्रचारकों के चुनावी दौरे राज्य भर में जनसभाओं और रैलियों को संबोधित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 नवंबर को सरायकेला, सिमडेगा और तमाड़ में भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी झारखंड में दो चुनावी सभाओं को संबोधित किए। मोहन यादव गढ़वा और सिमरिया में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा किए। वहीं मोहन मांझी मंझगांव और सरायकेला में भाजपा के लिए वोट मांगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 11 नवंबर को झारखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किए। श्री खड़गे दिन के 11 बजे रांची पहुंचेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से छतरपुर के लिए रवाना हुए। यहां वह छतरपुर हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किए। इसके बाद वह पांकी में भी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा किया। रांची लौटने के बाद वह कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक किए, जिसमें राज्य की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 नवंबर को राज्य भर में 4 जनसभाएं किए। वह दिन के 12 बजे हुसैनाबाद विधानसभा में, 1:30 बजे सरायकेला, 2:30 बजे ईचागढ़ और 4 बजे सिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार किए। वहीं झामुमो की महिला नेत्री और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी लगभग 9 जनसभाओं में भाग लिए। वह दिन के 12 बजे बहरागोड़ा, 12 बजे घाटशिला, 1:30 बजे जगन्नाथपुर, 2:30 बजे लातेहार और 3:30 बजे तोरपा विधानसभा में चुनावी सभा किए। इरफान अंसारी, सीता सोरेन और तरुण गुप्ता के बीच कांटे की टक्कर। जामताड़ा विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के 2 बार से विजेता प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए यह चुनावी संघर्ष कठिन प्रतीत हो रहा है। हालांकि वे मीडिया के सामने अपनी जीत का भरोसा दिखाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी घबराहट और चुनावी रणनीतियों से साफ पता चलता है कि इस बार उनका मुकाबला कड़ी चुनौती से हो रहा है। उनकी घबराहट का कारण कोई और नहीं, बल्कि भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन है, जो इस बार जामताड़ा विधानसभा की अनारक्षित सीट से मैदान में है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू के रूप में सीता सोरेन की लोकप्रियता और भाजपा के समर्थन से इस सीट पर चुनावी समीकरणों ने नया मोड़ लिया है। उनके पक्ष में पार्टी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। सीता सोरेन के चुनावी अभियान की गति और उनके समर्थन में चल रही व्यापक मेहनत ने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए स्थिति को और कठिन बना दिया है। इस सब के बीच डॉक्टर इरफान अंसारी का सघन दौरा और कार्यकर्ताओं की सक्रियता इस बात को दर्शाती है कि वे इस चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी बीच जामताड़ा विधानसभा में चुनावी दंगल में एक और नाम उभर कर सामने आया है, तरुण कुमार गुप्ता, जो इस बार कैंची छाप चुनाव चिन्ह से मैदान में हैं। आजसू पार्टी के नेता के तौर पर कई वर्षों तक पहचान बनाने के बाद उन्हें टिकट न मिलने से नाराज होकर जयराम महतो की पार्टी से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। तरुण गुप्ता के साथ सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ता भी चुनाव प्रचार में शामिल हैं और उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस चुनावी संघर्ष में झोंक दी है। हालांकि स्थानीय चुनावी पंडितों और विश्लेषकों के अनुसार तरुण गुप्ता की स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। उनका अनुमान है कि वे इस चुनाव में 5,000 वोटों से अधिक हासिल करने में सक्षम नहीं होंगे। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या महत्वपूर्ण है,
लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय के एक से अधिक प्रत्याशियों के मैदान में होने के कारण उनके वोट आपस में बंट सकते हैं। तरुण गुप्ता के चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं रही है। वे शहर में सबसे पहले प्रचार गाड़ी लेकर निकले और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका प्रचार कितनी मात्रा में वोटों में तब्दील होता है। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा और अब कैंची छाप प्रत्याशी के बीच मुकाबला बेहद रोचक बन चुका है। झारखंड के इस ग्रामीण बैंक से 10,30,000 की हुई चोरी। पलामू जिले के बेलवाटिकर स्थित ग्रामीण बैंक की शाखा से करीब 10,30,000 रुपए की चोरी हो गई। चोरों ने बैंक की खिड़की और तिजोरी तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है, जिससे पुलिस को मामले की जांच में मदद मिल रही है। यह घटना रविवार शाम 6:30 बजे की बताई जा रही है, जब बैंक बंद था। सोमवार को जब बैंक कर्मचारियों ने शाखा का ताला खोला तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। बैंक की खिड़की और सेफ रूम का ताला टूटा हुआ था। कर्मचारियों ने जब अंदर जाकर देखा तो पाया कि चोरों ने तिजोरी का ताला खोलकर लगभग 10,30,000 रुपए की चोरी कर ली है। वनांचल ग्रामीण बैंक की बेलवाटिकर शाखा की मैनेजर सरोज कुमारी ने बताया कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। उन्होंने बताया कि चोरी की रकम 10 लाख से अधिक है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने घटना के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है, जिससे चोरों की पहचान और चोरी की वारदात को अंजाम देने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। 5 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, चुनाव आयोग का आया फरमान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य के विभिन्न जिलों में 5 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव आयोग की ओर से यह कदम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इन 5 दिनों में राज्य के 15 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में शराब की दुकानें और संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रांची जिला प्रशासन ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार शराब की दुकानें इन तिथियों पर बंद रहेंगी। 11 नवंबर की शाम 5 बजे से 13 नवंबर की शाम 5 बजे तक पहले चरण के मतदान के मद्देनजर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 18 नवंबर की शाम 5 बजे से 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक दूसरे चरण के मतदान के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 23 नवंबर मतगणना का दिन, इस दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है, जो 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 11 नवंबर की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम गया। इसका मतलब है कि सोमवार शाम 5 बजे के बाद से कोई भी राजनीतिक पार्टी सभा, जुलूस या लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगी। इस दौरान केवल डोर टू डोर जनसंपर्क की अनुमति होगी। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जारी रहेगा। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए 38 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार जारी रहेगा, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध होगा। झारखंड चुनाव के बाद घाटवाल और खेतौरी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए होगी बैठक। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री झारखंड की घाटवाल और खेतौरी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए गृह मंत्री जल्द ही इस पर आगे की कार्यवाही करेंगे। असम से भी 5 जातियों के लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए चुनाव के बाद गृह मंत्री बैठक कर निर्णय लेंगे। ये बातें भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ने सोमवार सुबह घोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि सीदो कान्हू शोध केंद्र के लिए जनजातीय मंत्रालय की ओर से 500 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा। पहले प्रदेशों में राज्य स्तरीय ट्राइबल रिसर्च सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जहां जनजातीय संग्रहालय और इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। ट्राइबल डायलॉग को एआई द्वारा ट्रांसलेट कर उसे हिंदी और अंग्रेजी कर लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। उत्कर्ष ग्राम बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत 80,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसके तहत
63,834 गांव में पुल पुलियां, सड़क समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य होंगे। देश के 549 जिले के 2,292 प्रखंड में उक्त योजना को लागू किया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनेगी बिरसा मुंडा की जयंती। 15 को जमुई में रहेंगे पीएम मोदी। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस कारण यह दिवस झारखंड के पड़ोसी जिले जमुई, बिहार में मनाया जाएगा। जमुई में 15 नवंबर को आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जमुई में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में कई तरह के कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में जमुई तथा आसपास के इलाकों के जनजातीय समाज के लोग भाग लेंगे। इसमें प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बिरसा मुंडा की थीम को लेकर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस पर जमुई में भी प्रधानमंत्री बड़े पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। देश के 500 जिलों में भी मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। इसके अलावा देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसमें संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देश के 500 जिले में भी जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री कुछ जिलों के जनजातीय समाज के लोगों से बात भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में जनजातीय मंत्रालय की ओर से गांव के विकास के लिए फंड आवंटित किए गए हैं, जिससे वहां कई विकास के कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिरसा मुंडा के गांव पहुंचकर उनके वंशजों से मुलाकात की थी, लेकिन इस बार चुनाव के कारण बिरसा मुंडा के गांव में सरकारी अधिकारी जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। स्कूल, कॉलेज के अलावा एकलव्य मॉडल विद्यालय में भी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। जमुई में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें भी हो चुकी हैं। जमुई के कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया जा चुका है। कहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, कहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा, यह सब तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रेस वार्ता में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस डेलीगेट आदित्य विक्रम जायसवाल ने आज 11 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि आदित्य विक्रम जायसवाल इस बार रांची विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन रांची सीट को फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कोटे में दिए जाने से वह निराश थे। बता दें कि बीती रात रांची एयरपोर्ट पर आदित्य विक्रम जायसवाल की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, जिसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका भाजपा में शामिल होना राज्य की राजनीति में नई दिशा दे सकता है। सूत्रों के अनुसार जायसवाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य की राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनावों को लेकर भी विचार विमर्श किया। आदित्य विक्रम जायसवाल के भाजपा में शामिल होने के बाद यह साफ हो गया है कि वह अब भाजपा के समर्थक और पार्टी के एक मजबूत नेता के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनका यह कदम भाजपा के पक्ष में कितना फायदेमंद साबित होता है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों में। पोस्टल बैलेट के तहत दिव्यांग और 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के घर घर जाकर लिया जाएगा वोट। 26 टीमों को रवाना किया गया। देवघर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरएल सर्राफ स्कूल से 26 टीमों को रवाना किया गया है, जो जिले भर में दिव्यांग और 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के घर घर जाकर उनका पोस्टल बैलेट एकत्र करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य उन मतदाताओं को मतदान में भाग लेने की सुविधा प्रदान करना है जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं या अधिक उम्र के हैं। जिन दिव्यांग मतदाताओं की दिव्यांगता 40%
या उससे अधिक है और जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है, उन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने का विकल्प दिया गया है। यह प्रक्रिया 12 नवंबर तक चलेगी और इस दौरान 285 मतदाताओं से वोट एकत्र कर पोस्टल बैलेट जमा किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की गई है। पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की गई है। टीमों के साथ सुरक्षाकर्मी और वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण भेजे गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता का ध्यान जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन मतदाताओं को घर बैठे ही सुरक्षित और गोपनीय तरीके से मतदान करने का अवसर मिले। टीमों के माध्यम से होम वोटिंग की व्यवस्था निर्वाचन टीम द्वारा घर घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस दौरान संबंधित अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी निगरानी रख रहे हैं। मौके पर अपर समाहर्ता हीरा कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी गौतम कुमार, विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी उपस्थित थे। थाईलैंड में परिवार के साथ छुट्टियां मनाते दिखे MS धोनी बेटी जीवा ने सोशल मीडिया में शेयर की तस्वीरें और वीडियो। टीम इंडिया के कैप्टन कूल के नाम से फेमस ऑफ रांची के युवराज महेंद्र सिंह धोनी उर्फ मही अपने परिवार के साथ थाईलैंड में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहां वह अपनी पत्नी साक्षी धोनी व बेटी जीवा धोनी के साथ गए हुए हैं। जीवा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो साझा की हैं। समुद्र किनारे पानी में खड़े नजर आए धोनी तस्वीर में धोनी समुद्र के किनारे पानी में आराम से खड़े हैं, जबकि जीवा उनकी ओर देखती हुई दिखाई दे रही है। एक वीडियो में दोनों ने बीच पर भी समय बिताया है। बता दें कि बेटी जीवा का सोशल मीडिया अकाउंट धोनी और साक्षी खुद संभालते हैं। उन्होंने तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया है बीच डे। ये तस्वीरें धोनी के पारिवारिक जीवन का एक सुंदर पल दर्शाती हैं। धोनी ने हमेशा अपने परिवार को महत्व दिया है और उनके साथ समय बिताना पसंद किया है। धोनी की थाईलैंड यात्रा ने उनके फैंस को खुशी से भर दिया है। जब नशे में धुत होकर डिस्पैच सेंटर पहुंचा मतदान कर्मी। फिर झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर में एक मतदान कर्मी के नशे की हालत में मतदान केंद्र पहुंचने का मामला सामने आया है। बोहरा मतदान केंद्र संख्या 105 पर पोलिंग ऑफिसर के रूप में तैनात विजय टोपनो पर आरोप है कि वह शराब के नशे में मतदान केंद्र पहुंचे और डिस्पैच सेंटर पर भी अनियमितताएं कीं। FIR दर्ज करने के आदेश। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विजय टोपनो पर प्राथमिकी FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना के बाद प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में किसी भी मतदान कर्मी द्वारा अनुशासनहीनता न हो और चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। मतदान कर्मियों से प्रशासन की अपील। जिला प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी मतदान कर्मियों और अधिकारियों से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आगामी चुनाव में किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान 13 नवंबर को होने हैं और मतदान कर्मी अब मतदान केंद्रों पर रवाना हो रहे हैं। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की कड़ी चेतावनी दी है। पूरी ताकत बूथ पर लगा दें। घर घर जाकर गठबंधन सरकार के झूठे वायदों की खोलें पोल। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के दौरान जुड़कर उन्हें आगामी चुनावों में पूरी ताकत से जुटने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे एक एक घर
और बूथ तक पहुंचकर गठबंधन सरकार के झूठे वादों का खुलासा करें और मतदाताओं को इसके बारे में अवगत कराएं। साथ ही उन्होंने 13 और 20 नवंबर को मतदान के दिन को उत्सव की तरह मनाने की अपील की, जिसमें कार्यकर्ता थाली बजाते हुए और गीत गाते हुए मतदान के लिए जाएं। बीजेपी का संकल्प पत्र शानदार। प्रधानमंत्री ने भाजपा के संकल्प पत्र को शानदार बताते हुए कहा कि इसके सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, झारखंड में इस बार बदलाव की बयार चल रही है। जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने माटी, बेटी और रोटी पर वार किया है और उनके वादे अधूरे साबित हुए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियां दी थीं, जिनके कारण कर्नाटक में सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार के झूठे वादों का करें पर्दाफाश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा वही गारंटी देती है जिसे वह पूरा कर सके। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच जाकर बताएं कि कैसे कांग्रेस और गठबंधन सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। हम वही गारंटी देते हैं जिसे पूरा किया जा सके और भाजपा सरकार ने हमेशा अपने वादों को पूरा किया है, मोदी ने कहा। नौजवानों के लिए कई योजनाएं। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने हमेशा माताओं और बहनों के लिए दूरगामी नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने कभी बैंकों में खाते खुलवाने की बात नहीं की, लेकिन भाजपा ने मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी लोन देने की व्यवस्था की। हमारी नीति और नियत में कोई अंतर नहीं है, उन्होंने जोर देकर कहा। जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना। प्रधानमंत्री ने जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यह परिवारवादी पार्टियां भ्रष्टाचार की गढ़ हैं और इनकी नीतियां नौजवानों के लिए अवरुद्ध हैं। उन्होंने चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नेता आदिवासी समाज और नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि चंपाई सोरेन को मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया गया और जैसे ही हेमंत जेल से बाहर आए, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। निष्पक्षता और पारदर्शिता की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि भाजपा निष्पक्षता से नौजवानों को नौकरी देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने हरियाणा में बिना किसी खर्चे और पर्ची के नौकरी देने की व्यवस्था की शुरुआत का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा ने पारदर्शिता के साथ रोजगार के अवसरों को जन जन तक पहुंचाया है।